नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र में कुछ सुधार करने चाहिए और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर की सीट को बढ़ा देना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि हम इसके लिए यानी कि परमानेंट मेंबर की सीट के लिए जापान, जर्मनी और भारत का समर्थन करते हैं। उन्होंने 3 देशों का समर्थन किया अस्थायी सदस्यता के लिए। कौन कौन से देश थे? जापान, जर्मनी और भारत, यानी कि उन्होंने भारत का भी समर्थन किया। अमेरिका ने यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का किया समर्थन, इसीलिए मैंने इसे टॉपिक में बना लिया। ये बात 1 साल पहले भी निकल कर आई थी, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। उस समय मैंने यूएन के बारे में बता दिया था और अमेरिका भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता था। उस समय मैंने बताया कि भारत को अमेरिका अस्थायी सदस्यता तो देना चाहता है, यानी कि परमानेंट मेंबर तो बनाना चाहता है, लेकिन वीटो पावर नहीं देना चाहता। आगे चलकर हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर ये परमानेंट मेंबर क्या है, वीटो पावर क्या है, यूएन क्या है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल 3 देशों का नाम लिया गया है कि इनको परमानेंट मेंबर दिया जाना चाहिए। एक देश का नाम नहीं लिया गया है, वो आप बताइएगा कमेंट सेशन में। आगे चलकर मैं बता ही दूंगा, जिसे G4 के नाम से जाना जाता है। G4 में 4 देश आते हैं, जिसमें से एक भारत है, जापान है, जर्मनी है और चौथा एक ब्राजील, जो कि हमेशा से चाहता है कि मुझे भी परमानेंट मेंबर की सीट मिल जानी चाहिए। ये 1 लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है कि G4 में कौन कौन से देश आते हैं या तो कौन नहीं आते, इस प्रकार से। तो ब्राजील भी एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर की सीट लेना चाहता है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया है। तो फिलहाल हम लोग ब्राजील को साइड करते हैं, 3 देशों को लेकर चलते हैं। अब सवाल बनता है, इनने अचानक ऐसी बातें क्यों कर दी? कुछ तो कारण रहा होगा। जी हाँ, कारण है। कारण क्या है कि आपको पता होगा कि अभी यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी संस्था, जो कि यूएनजीए है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी एजेंसी कहलाती है, अंग कहलाती है, उसकी बैठक चल रही है। कौन सी नंबर की? 77 नंबर की, यानी कि 77वें नंबर की बैठक चल रही है। उसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर गए हुए थे। भारत से प्रधानमंत्री नहीं गए, यानी कि मोदी जी नहीं गए हैं। कुछ कारण है, उसके बारे में कभी और से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे जयशंकर साहब गए हुए हैं। ठीक है, दुनिया भर के बहुत से राष्ट्राध्यक्ष वहां पे गए हुए हैं। तो बाइडेन भी गए हुए थे, बाइडेन का घर ही है वहां, तो बाइडेन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने अपना अपना सुझाव दिया कि क्या हमें करना चाहिए। बाइडेन बाबा ने भी दिया। बाइडेन बाबा ने अपने संबोधन में कहा, यानी कि यूनाइटेड नेशन को जब संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र को और अधिक समावेशी बनाना चाहिए। और उन्होंने आगे ये कहा कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें यूनाइटेड नेशन को और अधिक समावेशी बनाना चाहिए, ताकि यह आज की दुनिया की जरूरतों को सही ढंग से पूरा कर सके। क्योंकि जो हमारी पुरानी चार्टर है, यूनाइटेड नेशन की चार्टर यानी कि कानून है, वो आज की दुनिया की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। तो आज की जो दुनिया है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बदलाव करने चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने भी कहा कि हमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन इनने ये नहीं कहा कि हम भारत, जापान और जर्मनी का समर्थन करते हैं परमानेंट मेंबर की सीट के लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत का ही समर्थन कर दिया, क्योंकि भारत इसके लिए मोस्ट एलिजिबल है परमानेंट मेंबर की सीट के लिए। अब जो बाइडेन बाबा ने यूनाइटेड नेशन से ये जनरल असेंबली में जो बातें कही, उन्हीं का विस्तार किया इनके प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी। नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैं नाम लेकर नहीं आया हूँ। जो जहां से मैं न्यूज लाता हूँ वहां पर नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इसका विस्तार पूर्वक खोल के रख दिया कि हम भारत के समर्थन में हैं, कि हम आपको वीटो पावर और परमानेंट मेंबर सीट देना चाहते हैं। वीटो पावर की बात नहीं की गई है, लेकिन अस्थायी सदस्यता की बात की गई है। ठीक है, अब किन देशों का नाम आया है? भारत, जापान और जर्मनी। इन्हीं तीनों देशों का नाम क्यों आया है? तो इसके पीछे का कारण है कि ये जो 3 देश नाम लिए गए हैं, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में कंसीडर किए जाते हैं, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में कंसीडर किए जाते हैं।
जैसे कि जापान जापान है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान और जर्मनी को साइड करते हैं। अब भारत सबसे ज्यादा मोस्ट एलिजिबल क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक भी अस्थायी सदस्यता की सीट बढ़ाई गई तो भारत का स्थान वहां पर पक्का है, जापान जर्मनी साइड हो जाएगी। कैसे? तो इसके लिए मोस्ट एलिजिबल के कुछ कारण है। कैसे? तो देखिए, मैंने बताया कि जापान है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जर्मनी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत के साथ हुआ ये है कि भारत के लिए ये भी कहा गया है, यानी कि भविष्यवाणी की गई है कि भारत है वो कुछ सालों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब थर्ड लार्जेस्ट बनेगी तो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ वीटो पावर भी है, परमानेंट मेंबर की सीट है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि चाइना है उसके पास भी परमानेंट मेंबर है। तो भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो भारत के पास भी क्या ये अस्थायी सदस्यता की सीट होनी चाहिए। तो पहली कारण क्या कि हम अभी वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय में थर्ड बन जाएंगे। आने वाले समय कब तक? 2029 तक। इसके बारे में मैंने फुल कवरेज किया है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या? हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी कि सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी में कंसीडर किए जाते हैं हम। ये भारत के कर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि हम दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपने साथ रखते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन अपने साथ रखते हैं। और आने वाले समय क्या हो सकता है कि हमने 2011 से जनगणना ही नहीं कराई है। अगर हम काउंटिंग करवा दें तो हो सकता है कि हम वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाले कंट्री बन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमने जब तक काउंटिंग नहीं कराई है, अपने यहाँ जनगणना नहीं कराई है, तब तक हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो चाइना के पास है तो उसके पास तो परमानेंट मेंबर की सीट है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो 3 कारण हो गए। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है कि हम न्यूक्लियर पावर कैपेबल है। मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। न्यूक्लियर पावर कैपेबल, यानी कि हम वो देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। कौन से? 5 तो ये जो परमानेंट मेंबर है उनके पास, और 2 अन्य देश है जो कि पाकिस्तान और भारत है, यानी कि हम न्यूक्लियर पावर कैपेबल है। तो ये चौथा कारण हो गया। 5वां कारण क्या कि हम यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, उस समय भी हम इसके सदस्य थे, ठीक है। 5वां ये हो गया फाउंडिंग मेंबर। और छठा कारण हो गया कि जब भी यूएन के अंदर शांति सैनिक यानी कि पीस सैनिक भेजने की बात आई, हमने सबसे अधिक शांति सैनिक भेजे हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट सेना है। तो ऐसे करके हमें ही परमानेंट मेंबर की सीट मिल जानी चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि भारत मोस्ट एलिजिबल क्यों है। भारत इनकी सारी कसौटियों पे उतरता है जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर की सदस्यता के लिए अनिवार्य है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात कर लेते कि आखिर ये यूनाइटेड नेशन क्या है और इसके अंदर की जो संस्था है, यानी कि संस्था नहीं कहिए, मैं बात कर रहा था यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी, जिसके अंदर परमानेंट मेंबर होती है और वीटो पावर। क्या है ये सब, जिसके बारे में भागदौड़ मच रही है। तो आइए विस्तार पूर्वक एक करके चर्चा करते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। साथियों, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918, 1914 से 1918 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1944 तक। इन दोनों के बीच का अंतर क्या था? मात्र 20 साल। 20 सालों में दुनिया ने 2 विश्व युद्धों को झेल चुकी थी और दुनिया नहीं चाहती थी कि कोई तृतीय विश्व युद्ध हो, क्योंकि ये 2 विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। लेकिन दुनिया नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा ही भयानक रूप हमें आगे चलकर भी देखने को मिले। इसलिए दुनिया के बड़े देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जो कि दुनिया में कभी तृतीय विश्व युद्ध होने ना दे, या तो चौथे विश्व युद्ध होने ना दे। चौथा मत बोलिए, क्योंकि जब तृतीय होगा तो ही तो चौथा होगा। तो मतलब समझिए कि तृतीय विश्व युद्ध होने ही ना दे, ऐसी संस्था का निर्माण कराया जाए। तो इसमें दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण कराया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन।
क्या था? यूनाइटेड नेशन उस संस्था का नाम था। इसके अंदर 6 अंग बनाए गए, तो यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की 6 अंग है। 6 अंग में सबसे बड़ी संस्था का नाम है यूएनजीए, जिसकी अभी बैठक चल रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये सबसे बड़ी संस्था कहलाती है, लेकिन वास्तविक रूप में है नहीं। वास्तविक रूप में है क्या? इसकी दूसरी संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये सब वन लाइनर पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य, जिसे कभी नहीं हटाया जा सकता, और नॉन परमानेंट मेंबर जिनका कार्यकाल मात्र 2 सालों के लिए होता है। जैसे कि भारत अभी नॉन परमानेंट मेंबर की सदस्यता लेकर रखा है, यानी कि दिसंबर में हमारा कार्यकाल खत्म होगा तो हम यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर से हट जाएंगे और कोई नया देश वहां पर शामिल हो जाएगा। इसके बारे में मैंने चर्चा कर रखा है कि कौन कौन से देश अब नॉन परमानेंट मेंबर की सदस्यता लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल भारत तो बनना चाहता है परमानेंट मेंबर, तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो परमानेंट मेंबर अभी कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। परमानेंट मेंबर के क्रम में ये कहा गया कि कौन से देश ऐसे होंगे जो परमानेंट मेंबर बनेंगे। तो उस समय कहा गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजित राष्ट्र थे वही बनेंगे क्या? परमानेंट मेंबर, और उन्हीं के पास होगी वीटो पावर। तो आप देखो कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये जो 4 देश हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजित राष्ट्र थे, और चाइना तो लड़ा ही नहीं था। फिर सवाल बनता है चाइना को परमानेंट मेंबर की सदस्यता क्यों दी गई? तो आपको पता है कि भारत किसकी ओर से लड़ा था? भारत ब्रिटेन की ओर से लड़ा था। तो ब्रिटेन की ओर से लड़ा था तो इसकी अध्यक्षता के लिए भारत को ही चुना गया था। लेकिन भारत के पास जब उस समय आजादी मिली थी भारत को, तो भारत के पास खुद के ठिकाने नहीं थे, यानी कि पैसे उसे नहीं थे, इसलिए भारत यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता नहीं ले पाया। रसिया बार बार फोर्स कर रहा था भारत को कि तुम ले लो, लेकिन अमेरिका लेने नहीं देना चाहता था भारत को, यानी कि अमेरिका विपक्ष में था और यूएसएसआर, जो रसिया का पुराना नाम था, वो हमारे पक्ष में था। यूएसएसआर शुरू से ही हमारा दोस्त रहा है, ठीक है। तो भारत ने इनकार किया तो ये लोग चल गए चाइना के पास, और चाइना को सिंपैथी देकर क्या इनको दे दिया गया स्थायी सदस्यता की सीट, और इन्हीं 5 के पास दिया गया वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है? तो वीटो पावर समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर, शक्ति कह सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति कैसे? तो मान लो कि मैंने बताया कि इसमें 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पर आधारित होती है सारी चीजें। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो आपसी सहमति से होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी देश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए, मान लो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें 14 देश इसके समर्थन में है कि हाँ नॉर्थ कोरिया पर हमें चढ़ाई कर देनी चाहिए। 14 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता के 5 ये और 10 इधर, तो कितना 15 हुआ। 15 में से 14 देश हैं वो इसके समर्थन में कि हाँ नॉर्थ कोरिया पे चढ़ाई कर देना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी देश इस पर वीटो कर देगा, जैसे कि चाइना हमेशा वीटो कर देता है, जब भी नॉर्थ कोरिया की बात आती है कि हमें नॉर्थ कोरिया पर चढ़ाई करनी चाहिए तो चाइना वीटो कर देता है और वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है। अर्थात एक ऐसा पावर जो 14 के, समझिए कि पूरे के पूरे का निर्णय बदल सकती है, पूरे 14 का निर्णय बदल सकती है, उसी के पास होती है वीटो पावर। अमेरिका ने भारत के खिलाफ भी पहले कई बार प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, जैसे कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया उस समय भी अमेरिका ने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। रसिया क्या किया? रसिया ने उसे वीटो कर दिया, जिसके कारण हम बचे रह गए। इजराइल के खिलाफ भी कई बार प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन उस समय अमेरिका ने उसके समर्थन में जाकर वीटो किया, तो इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ। यानी कि इनके पास ही होती है एक ऐसी पावर जो कि पूरे के पूरे का निर्णय बदल सकती है, और उसी को कहते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर किनके पास होती है? तो इन 5 देशों के पास, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। और यही 5 देश क्या होते हैं? यही 5 देश परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। ये वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, इस पर आप थोड़ा विचार विमर्श कीजिएगा। तो इसी की दौड़ में भारत भी लगा हुआ है कि भारत को भी मिल जाए वीटो पावर और वहां की परमानेंट मेंबर की अध्यक्षता, जिसके कारण हम वहां पर शांति की स्थापना कर सकते हैं। भारत के बारे में मैंने कई बार तारीफ कर रखी है कि भारत शांति के लिए जाना जाता है।
ना कि आक्रामक रूप। और जो भी यहाँ सारे देश दिख रहे हैं ये तो अमेरिका के 2 अनुयायी हुए हैं, रसिया और चाइना, ये सब आक्रामक रूप दिखाते हैं। लेकिन अगर भारत गया तो भारत वहां पर शांति की स्थापना करेगा, जो कि ये चाहते नहीं। लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि भारत को हम अस्थायी सदस्यता देने के लिए मंजूर करते हैं, तो अमेरिका ने कहा तो ब्रिटेन भी मान गया और फ्रांस भी मान गया। यानी कि अमेरिका ने क्या कहा कि अस्थायी सदस्य देने के लिए हम भारत के समर्थन में हैं। लेकिन अगर अमेरिका माना है तो ब्रिटेन और फ्रांस भी माना, 3 देश हमारे समर्थन में है और रसिया तो हमारे समर्थन में वैसे ही है। यानी कि 4 देश हमारे समर्थन में है कि भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में है। लेकिन 5वां देश है चाइना, जो हमारा दुश्मन है। ये ऐसा कर सकता है कि वीटो कर दे तो भारत को परमानेंट मेंबर की सीट नहीं मिलेगी। अब आने वाला समय बताता है कि क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी, परमानेंट मेंबर की सीट मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन समय बताएगा ये कि भारत को वीटो पावर और परमानेंट मेंबर की सीट मिलेगी, क्योंकि मैंने भारत की एलिजिबिलिटी के बारे में बता ही दिया कि भारत कितना एलिजिबल है परमानेंट मेंबर और वीटो पावर लेने के पक्ष में। ठीक है, तो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।